जी स्क्रीन पर आ जाएं सब स्टूडेंट्स। न्यू स्टूडेंट कितने हैं? एक स्टूडेंट है सिर्फ। आप अभी क्लास पढ़ लें, मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है? क्लास सिर्फ पहले देखिएगा। जी पहला टॉपिक हम कवर करने लगे हैं। ज़रा एक क्विक ओवरव्यू करना है, और एक चीज़ ये है कि अगली क्लास में आप सब लोगों ने अपना लैपटॉप लेकर आना है, और जो जो काम जहाँ जहाँ तक किया हुआ है मुझे दिखाना है, और इसको डॉक्यूमेंट की शक्ल में करना है। जैसे हम लोग एसईओ सीख रहे हैं ना, तो हम लोगों ने इसके डिफरेंट फेजेस पढ़े हैं कि भाई हम एसईओ किन फेजेस में करने लगे हुए हैं। सो पहला फेज़ क्या है? कीवर्ड रिसर्च था। फिर हम टाइटल पर आए, फिर हम मेटा पर आए। तो जो जो कुछ करते जा रहे हो उसको डॉक्यूमेंट करते जाएं। और मैंने ये कहा था कि कम से कम 3 कीवर्ड्स की रिसर्च करनी है आपको मिनिमम। टॉपिक हमने क्या लिया था वेबसाइट का? टॉपिक लिया था हमने पीक सॉल्यूशंस। सो पीक सॉल्यूशंस के कोर्सेज हैं जिनकी तीन कीवर्ड्स की मर्जी रिसर्च कर लो, लेकिन 3 कीवर्ड्स अच्छे वाले होने चाहिए। और रिसर्च करने के लिए मैंने तरीका भी बताया था कि आपको डॉक्यूमेंटेशन में रिसर्च होनी। ऐसा नहीं है कि आपके ये 3 कीवर्ड्स हैं हमारे, हाँ, उसका भी कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना, जिसमें आपने पूरी रिसर्च कंप्लीट की हुई है कि आपने इतने थीम्स निकाले थे, इतने आइडियाज़ निकाले थे, इतने सीड्स निकाले थे, उनमें से ये बेहतर वाले हैं, ये क्यों बेहतर हैं। कम से कम कोई 50-60 तो, अगर किसी के पास कम रिसर्च हो तो वो भी 50-60 की तो होनी चाहिए। उसमें से 3 किसी को आप प्रेफर कर रहे हो, और जो जो काम कर रहे होंगे उसको डॉक्यूमेंट कर रहे होंगे। तीनों कीवर्ड्स को आपको वेबसाइट में ऐड करना है। नोटपैड तो एडिटर है ना, हाँ, वेबसाइट में उनको हमें शामिल करना है, तभी फायदा है ना। यही तो सीख रहे हैं हम कि हमारी वेबसाइट रैंक कैसे करनी है, कीवर्ड से करनी है। सो कीवर्ड्स अगर हमारी वेबसाइट पे शामिल ही नहीं होंगे तो हमारी वेबसाइट कैसे रैंक करेगी। अच्छा, अब जरा क्विकली हम ये ऑन साइट एसईओ के फैक्टर्स को कवर करने लगे हैं। इसमें से बहुत सारे कवर भी हुए हैं, ताकि ये इसलिए ये डॉक्यूमेंट में ओवर व्यू करने लगा हूँ, आप लोगों से गो थ्रू करना चाह रहा हूँ कि आपको सीक्वेंस पता लगे कि भाई हम लोगों ने करना क्या क्या है। पहला मरहला क्या है? सबसे पहला फेज क्या है? सबसे पहला फेज है कीवर्ड रिसर्च। जब हमारे पास कीवर्ड्स आ गए हैं, अब हमने उसको अपनी वेबसाइट के कंटेंट में ऐड इन करना है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जरा टॉपिक वाइज देखते जाइएगा। क्रिएट यूजर फ्रेंडली यूआरएल्स, ये भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो यूआरएल्स हैं, यूजर फ्रेंडली की बजाय इसको अगर हम यूँ कह लें कि सर्विस फ्रेंडली, या टॉपिक्स के ऊपर हो या कीवर्ड्स के ऊपर हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, ये इस तरीके से जैसे ये आ रहा है कीवर्ड है, यानी इसमें हमने बेसिकली कीवर्ड को यूआरएल में ले आए, और जो सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है, जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है आपके कीवर्ड के रैंक होने की, वो क्या होती है कि कीवर्ड आपके यूआरएल में शामिल हो। यानी अगर कीवर्ड यूआरएल में शामिल होगा, मिसाल के तौर पर हमारा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। अब पीक सॉल्यूशंस वाले अपना मेन यूआरएल ये तो नहीं रख सकते ना, उनकी वेबसाइट का यूआरएल तो peaksolution.edu.pk ही होगा। अब हम क्या कह रहे हैं एसईओ के पॉइंट से? हम क्या कह रहे हैं एसईओ के पॉइंट से? हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा कीवर्ड यूआरएल में आ जाएगा तो रैंक हो जाएगा। जैसे मैं आपसे अक्सर एक वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dckitchen.org। तो जो वेबसाइट है वो dckitchen.org है, कीवर्ड क्या है? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट है। सो हमने क्या किया हुआ, एक सब डोमेन बनाई है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट के नाम से। जो उनकी मेन वेबसाइट है वो क्या है? dckitchen.org है, लेकिन हमने सब डोमेन में यूआरएल के अंदर कीवर्ड ऐड कर लिया। यही वजह है कि आप देख रहे हो कि उसकी एसईओ हुई है और वो टॉप रैंक कर जाता है, इवन वो अपनी मेन डोमेन से भी ऊपर आने लगा हुआ है। सो कीवर्ड का यूआरएल में होना इतना स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है। अब कोई भी कंपनी अपनी मेन वेबसाइट में तो यूआरएल नहीं यूज़ कर सकती, लेकिन उसके सब पेजेस में तो यूआरएल में कीवर्ड यूज़ किए जा सकते हैं, उसकी सब डोमेन्स में तो कीवर्ड यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। दूसरा फैक्टर क्या है? यूज टाइटल टैग्स कंटेनिंग कीवर्ड्स, ये कर लिया ना हम लोगों ने। अच्छा, उसके बाद तीसरा क्या आ रहा है? डिस्क्रिप्शन। और मैंने एक और फैक्टर आपको और भी बताया था, आपको याद होगा, मेटा नेम व्यू पोर्ट। मैंने कहा था कि ये वाला कोड आपने देख लेना है, और अगर किसी वेबसाइट में ना हो तो इसको एज इट इज़ आपने पेस्ट कर देना है जी। और नीचे आइए, मेटा डिस्क्रिप्शन को भी हमने बहुत डिटेल के साथ देखा था।
अब आप ये देखें ना, मिसाल के तौर पर कोई स्टूडेंट ये समझता है कि भाई हमने एसईओ सीख लिया है, समझ नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करें। हाँ, ये आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ मैं, कि हम ये सीक्वेंस देखने लगे हुए हैं कि हमें शुरू कहाँ से करना है। ये सीक्वेंस देख रहे हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन ये भी हमने सारा पढ़ा था। मैंने कहा था कि मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, कैसे लगाना है, इसकी आज की तारीख में वर्थ कितनी है, कितना बड़ा होगा, ये लेसन पूरा मौजूद है हमारा। उसके बाद और नीचे आ जाते हैं, पे अटेंशन टू हेडलाइंस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि भाई ये आपकी एक वेबसाइट है, एक मैं ऑफलाइन वेबसाइट यहाँ पे खोलता हूँ, स्टूडेंट वेबसाइट वाली खोल लेते हैं जी, इसे खोलते हैं। एक मिनट, मेरी कॉल आ रही है, मैं सुनूं। जी, हम क्या बात कर रहे हैं? अब हम अगली बात क्या कर रहे हैं? हेडलाइन की बात कर रहे हैं। हेडलाइन का मतलब हेडिंग स्टाइल, कि हमारा जो हेडिंग स्टाइल है वो भी रिपीट होना चाहिए। हेडिंग स्टाइल बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, स्ट्रक्चरल फैक्टर है। यानी अगर हम ये कहेंगे हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ठीक है कि ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी वेबसाइट में हेडिंग्स होंगी, सब हेडिंग्स होंगी और कंटेंट होगा। अगर हेडिंग्स के साथ कंटेंट लिखा होगा, और कैसे लिखा होगा? हेडिंग विद सब हेडिंग्स। मतलब आपकी वेबसाइट एक कंटेंट है, एक चैप्टर है, उस चैप्टर को आपको डिफाइन करना है हेडिंग और सब हेडिंग के साथ। तो सबसे स्टार्ट पे हमारे पास हेडिंग्स का स्ट्रक्चर क्या है? H1, H2, H3। आपकी वेबसाइट में एक H1 होनी चाहिए, बहुत सारी H1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत सारी H1 लगाओगे तो इसका मतलब तो होगा कि भाई इसमें बहुत सारी हेडिंग्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स हैं। तो हम तो कह रहे हैं ना हमारी वेबसाइट का एक ही मेन टॉपिक है। इवन जब हम कीवर्ड की बात करेंगे तो हम यही कहेंगे कि हमारी वेबसाइट का एक ही प्राइमरी कीवर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये क्या होना चाहिए आपका? ये कीवर्ड नहीं लगा हुआ। हाँ, लोग वेबसाइट में जो मैं आप लोगों को देता हूँ, अगर ये कीवर्ड नहीं लगा हुआ तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? कीवर्ड होना चाहिए नंबर 1 आपका प्राइमरी कीवर्ड, और उसके बाद प्राइमरी कीवर्ड के साथ यहाँ पर क्या होना चाहिए? हेडिंग स्टाइल। कौन सा हेडिंग स्टाइल? H1। यानी आपको H1 से स्टार्ट करना है। उसके बाद पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है नीचे। उसके बाद जब मैंने इसको फर्दर एक्सप्लेन करना होगा तो मुझे अब किस चीज़ की ज़रूरत है? एक और हेडिंग की ज़रूरत है। अब मुझे H1 यूज़ नहीं करनी है, अब मुझे H2 यूज़ कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे आगे से 3 सब हेडिंग्स बनानी है, तो मैं एक से ज़्यादा H2 भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे H2 नहीं। मतलब 2 सब हेडिंग्स मैं H2 के साथ बना सकता हूँ। उसके बाद मुझे उनको पॉइंट्स की शक्ल में डिफाइन करना है, बुलेट्स की शक्ल में, नंबरिंग की शक्ल में डिफाइन करना है। तो अब मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ H4, नंबर ऑफ H5 या नंबर ऑफ H6 के साथ वो बुलेट्स बना लूंगा। इस तरह अगर मैं कंटेंट लिख रहा हूं तो इस तरीके से कंटेंट लिखने से इसको पता लग रहा है कि भाई ये स्ट्रक्चरल फॉर्म में डाटा लिखा हुआ है, और उसने डाटा रीड करके अंदाजा नहीं लगाना, उसने आपके स्ट्रक्चर से अंदाजा लगाना है कि भाई ऊपर आपकी H1 है, उसके बाद H2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेन स्ट्रक्चर आ रहा है ऊपर से, पहले मेन हेडिंग, फिर सब हेडिंग, फिर उसकी सब हेडिंग, और फिर उसकी नंबर ऑफ सब हेडिंग्स। H1 आपने एक ही लगानी है। अलबत्ता जब आप सब हेडिंग डिफाइन कर रहे होगे तो सब हेडिंग को आप एक से ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन आपकी जो प्राइमरी हेडलाइन है वो आपकी
एक होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंटेंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पर H1 लिख देंगे, फिर मैं ये जैसे ये आ गया दोबारा, तो मैं इसको H2 कर सकता हूँ। ये जो है ये सारे H4 हो सकते हैं, ये 1 2 3 और 4 पॉइंट्स हैं। फिर मैंने इनको आगे एक्सप्लेन करना होगा, जैसे ये आ रहा है हमारे पास, ये भी क्या आ रहा है हमारे पास, हेडिंग स्टाइल में आ रहा है। अगर थोड़ी देर के लिए आपको मैं ये कहूँ कि जो कॉल नाउ लिखा हुआ है ये भी हेडिंग स्टाइल है, तो आपका क्या ख्याल है, ये ठीक है कि रॉन्ग है? ये रॉन्ग है। आपने किसी भी बटन को हेडिंग स्टाइल नहीं बनाना, कोई सा भी हेडिंग स्टाइल नहीं बनाना, उसके ऊपर आपने सिंपल फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है। इसको हमें हेडिंग्स बनाना है, मैं कह इसको हमें हेडिंग स्टाइल बनाना है, इसको हमें हेडिंग स्टाइल नहीं बनाना। और नीचे आए, इसको इनमें से किसी भी चीज को हेडिंग स्टाइल नहीं होना। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेबसाइट आती है, तो जिसने वेबसाइट बनाई है उसने तो फोन्स को प्रोमिनेंट करने के लिए हेडिंग्स का इस्तेमाल किया हुआ था, तो मैं सबसे पहले आकर इधर से हेडिंग्स को रिमूव करूंगा जो मुझे लगेगा कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और वहां पर सिंपल फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। हेडिंग्स रिमूव करूंगा तो पीछे क्या आ जाएगी, सिंपल फॉर्मेटिंग आ जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं जरा नीचे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगली चीज क्या आती है हमारे पास, हेडिंग स्टाइल्स। ये आ गया सब कुछ जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। ये देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, सब हेडिंग, और ये आगे से उसकी सब हेडिंग कैसे बनी है, हिस्ट्री के साथ। ये H2 जो सब हेडिंग है ये किसकी है, ये देखें इसकी बन रही है। ये इसकी सब हेडिंग बनी है तो इसके साथ H3 लग गया, इसके साथ H2 लगा, और इसके साथ देखिए H3 रिपीट भी हो रहा है। रिपीट कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा रेपिटेशन नहीं करनी, इसलिए कि हमारे पास 3 भी है, हमारे पास 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। हमें मेन सब हेडिंग बनानी होगी 2 को, मेन हेडिंग बनानी होगी 1 को, और अगर एक से ज्यादा सब हेडिंग्स बनानी हो तो 2 को ले लेंगे, और उसके बाद 4, 5 और 6 को बहुत सारी सब हेडिंग्स के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी एग्जाम वर्ड में जैसे आप बुलेट्स और नंबरिंग यूज करते हैं। और आ जाते हैं आगे, कीवर्ड्स की बात तो है, साथ साथ हम आज चला ही देते हैं जी। उसके बाद अगला जो फैक्टर है वो क्या है, अगला फैक्टर है इंटरनल लिंक्स। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर जी, इसके अंदर इंटरनल लिंक्स भी होने चाहिए। और मैंने आपको रिकमेंड किया था कि एक पूरी वेबसाइट में जिसके अंदर बहुत सारे पेजेस भी होते हैं, मेन्यूज भी होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इसके अंदर आपके कितने इंटरनल लिंक्स होने चाहिए, 100 इंटरनल लिंक्स गूगल रिकमेंड करता है। आपका जो मेन्यू है वो भी इंटरनल लिंक है, कॉल का बटन जो है वो भी इंटरनल लिंक है। तो मतलब ये सब चीजें जो हैं ये हमारे पास क्या बनी हुई हैं, ये सब चीजें इंटरनल लिंक के तौर पर आ रही हैं। और गूगल कह रहा है कि आपका पेज आइसोलेटेड नहीं होना चाहिए, लिंक होने चाहिए। इंटरनल लिंक का मतलब क्या होगा कि वेबसाइट के अंदर लिंक्स, होम पेज से अबाउट अस पर जा रहे हो, गैलरी से अबाउट अस पर आ रहे हो, सर्विसेज से होम पेज पर आ रहे हो, मैं इसको इंटरनल लिंक्स बोल रहा हूं। तो इतने सारे लिंक्स इसमें होने चाहिए। और आ जाए आगे। अच्छा, अब लिंक रेलिवेंट सोर्स, ये यहां पर एक टर्म लिखी हुई है नो फॉलो एट्रीब्यूट, इसे हम बाद में देखते हैं। ये जरा लिंक बिल्डिंग से रिलेट कर रहा है, ठीक है। ये जब मैं लिंक बिल्डिंग का टॉपिक पढ़ाऊंगा ना उसमें करेंगे। अगला फैक्टर क्या है हमारे पास, इमेजेस। हमने इमेजेस पढ़े थे भाई, ये इस हर वेबसाइट में इमेजेस होंगे, और जो आप एसईओ टेस्टर यूज करने लगे हो उसमें भी आप देखते हो, उसमें बताता है कि भाई इसमें इतने इमेजेस लगे हुए हैं और इनकी एसईओ होने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ, इमेज ऑप्टिमाइजेशन के फैक्टर्स क्या पढ़े थे हम लोगों ने, इमेज का नाम, बहुत सारे फैक्टर्स थे ना। मैंने कहा था इमेज का नाम कीवर्ड पर होना चाहिए, नाम लिखने का तरीका क्या होगा, इमेज कंप्रेस होना चाहिए, इमेज के जो फॉर्मेट से रिकमेंडेड मैंने कहा था उसे वेब पी कर दो। उसके बाद इमेज का जो टैग है उसके अंदर हमने आर्ट के टैग की बात की, उसमें हमने टाइटल की बात की। ये जितनी चीजें मैंने बोली हैं ये सब क्या है हमारे पास, इमेज ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है। और ये आपने अप्लाई करनी है। इसका मतलब ये लाइक दिस आ गया सब कुछ हमारे सामने। तकरीबन 120 कैरेक्टर्स में हम 120 से 140 कैरेक्टर में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना आर्ट एट्रीब्यूट का मैसेज दे सकते हैं। ये हम पढ़ चुके हुए हैं। ये अब आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ कि आपने जो वेबसाइट अपनी बना रहे हो उसके ऊपर कैसे एसईओ को, ये एसईओ जो मैं अप्लाई करवाना चाहता हूँ।
वेबसाइट डिज़ाइन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि डिज़ाइन कैसा होगा। वेबसाइट तो हमारे पास बनी बनाई आ गई है, किसी ने हमें ये नहीं कहना हमारी वेबसाइट को चेंज करो। हमने उस वेबसाइट को रैंक करवाना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वेबसाइट को रैंक करवाने की है जी। उसके बाद क्या कहता है, ऐड सोशल शेयरिंग बटन्स। आपकी वेबसाइट पर सोशल शेयरिंग बटन्स भी होने चाहिए कि भाई आपकी वेबसाइट से कोई बंदा आपके फेसबुक, आपकी वेबसाइट से कोई बंदा आपके ट्विटर पर जा रहा है, आपके यूट्यूब चैनल पर जा रहा है, ठीक है, ये वाले बटन्स भी होने चाहिए। ब्लॉग्स का मतलब क्या हुआ, जिसके लिए मैं अक्सर टर्म इस्तेमाल करता हूँ आर्टिकल्स की, कि भाई इसमें आपके आर्टिकल्स भी होने चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आप चीज़ें अपडेट कर सकते हो। भैया एक बंदे ने एक वेबसाइट एक डेवलपर से बनवाई है, कंटेंट ऐड करवा लिया आज से 6 महीने पहले, साल पहले, 2 साल पहले, वो तो पक्की बन गई, एक फिक्स चीज़ हो गई है, उसमें एडिशन तो नहीं हो रही, उसमें कोई इंक्रीज तो नहीं हो रही है। तो आपने एक टैब ऐसा बनाया हुआ है जिसमें आपने उसको या तो ब्लॉग का हुआ है या आपने उसको आर्टिकल का हुआ है, ताकि उसमें नई चीज़ें डेली बेसिस पर, वीकली 2, रोज़ाना की एक कुछ लगाते हो आप। तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई कीवर्ड लिखने की, और फिर आपका फ्रेश कंटेंट भी हो गया। गूगल का क्राउलर जो पहली प्रायोरिटी होती है, आप कभी कोई प्रोडक्ट ढूंढें तो आप नोट करेंगे कि सबसे ऊपर यहाँ OLX आ जाता है, यहाँ दराज आ जाता है। ये वो वेबसाइट्स हैं जो फ्रीक्वेंटली अपडेट होती रहती हैं, इन्हें अपडेट दराज नहीं कर रहा, लोग कर रहे हैं। कैसे भाई, दराज पे लोगों ने अकाउंट बनाए हुए हैं, OLX पे भी लोगों ने अकाउंट बनाए हुए हैं, तो लोग अपनी अपनी शॉप्स को अपडेट करते रहते हैं, अपनी शॉप्स में चीज़ें ऐड करते रहते हैं। इसका मतलब है फ्रीक्वेंटली ये सब चीज़ें अपडेट होने लगी हुई हैं। ये वह सोशल मीडिया से रिलेट कर रहा है। ये अभी हमने जो चंद चीज़ें देखी हैं, ये किस चीज़ के मुतालिक थी हमारे पास सारी, ये ऑन साइट एसईओ की चीज़ें जब इसमें टेक्निकल कैनोनिकल वगैरह नहीं आया। अब आपने अगले फैक्टर्स को ये भी देखना है कि भाई आपने कैनोनिकल लगाया हुआ है कि कैनोनिकल नहीं लगाया हुआ, फेविकॉन लगाया हुआ है कि फेविकॉन नहीं लगाया हुआ, साइट मैप जनरेट हो चुका हुआ है, रोबोट्स की फाइल बन चुकी हुई है, सर्च कंसोल है कि नहीं है। ये सारे फैक्टर्स हैं, ये चीज़ें हैं जो आपको मैं बोल रहा हूँ आपको डॉक्यूमेंट करनी है। यानी आपने जब एसईओ करनी है तो ये करना है, जब आपने किसी की वेबसाइट की एसईओ करनी है तो आपने ये डॉक्यूमेंट तैयार करना है कि भाई हमने ये चीज़ें परफॉर्म कर दी हुई हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस ही इसमें स्लाइड में। अब ये एक और आ गया हमारे पास, इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, 404 एक हमारे पास एरर कोड है। ये कब जनरेट होता है, ये एरर कोड उस वक्त जनरेट होता है जब कुछ अवेलेबल नहीं होता, जिस जगह पर कोई पेज अवेलेबल नहीं होगा वहां पर ये एरर आ जाएगा। ये एसईओ के लिए बहुत डेंजरस होता है। यानी अगर हमने किसी वेबसाइट को रैंक कराया हुआ है, गूगल ने उस वेबसाइट को रैंक किया हुआ है, मगर वो वाली वेबसाइट 404 पेज जनरेट कर रही है, इसका मतलब बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप किसी को अपने घर में इनवाइट करें और उसे गूगल पर एड्रेस भेजें, ठीक है, और एड्रेस उसे किसी ऐसी जगह का भेज दें जो आपका घर ना हो, तो बैड इंप्रेशन, गलत इंप्रेशन। इवन आप उसे सही एड्रेस भी भेजेंगे और गूगल से उसको समझ में नहीं आ रही होगी तो भी बैड इंप्रेशन है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी लिंक पर क्लिक करें और वो लिंक फॉलो ना हो बल्कि एक एरर बना दे, उसके नतीजे में एक एरर नजर आ जाए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 404 एरर आ रहा है। सो ये वेबसाइट की एसईओ के लिए बहुत एक बैड पॉइंट है। इसका मतलब अब आपने वो एसईओ चेकर जो यूज किया था उसमें 404 शो हो रहे थे, जरा देखिएगा, किसी ने देखे 404 शो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। इसको आपको खुद से देखना है। टेक्निकल एसईओ की चीज़ों को हमें खुद फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करना पड़ेगा, अब मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है मेरे पास आती है, उसके अंदर टोटल 5 पेजेस हैं, तो भाई बड़ा आसान है कि 404 तो नहीं आ रहे, क्या करूँगा, एक एक पेज पे क्लिक करके देखता जाऊँगा, खुल रही है तो ठीक है, लेकिन ये तो मैनुअल तरीका हो गया। एक वेबसाइट है मेरे पास, उसके अंदर टोटल 4000 पेजेस हैं। अब अगर मैंने उसका 404 चेक करना होगा, मुझे तो 4000 पेजेस को खोलना पड़ेगा भाई। इसके लिए हमारे पास टूल्स मौजूद हैं, टूल्स आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपकी पूरी वेबसाइट में कौन से पेजेस हैं जो 404 एरर जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, 404 एरर जनरेट क्यों होते हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं होते क्यों एक्चुअली। मतलब 404 एरर ऐसा तो नहीं होगा कि जो पहले दिन जनरेट हो रहा हो, क्योंकि जब किसी ने वेबसाइट बनाई होगी तो सारे लिंक्स प्रॉपर होंगे,
404 एरर कब जनरेट होगा? जब कोई हाइपरलिंक होगा। ये तो आपको समझ में आ रही है बात। जब भी क्लिक करेंगे तो उधर जाएगा तो वहां पर कुछ मौजूद नहीं होगा। जैसे अभी मैं थोड़ी देर के लिए कहूँ, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रोबोट्स। तो अगर किसी ने रोबोट्स की फाइल बनाई ही नहीं है और मैं robots.txt लिखता हूँ, वो तो मौजूद ही नहीं है वहाँ पर, तो 404 एरर जनरेट हो जाएगा। आम यूज़र तो नहीं लिखेगा 40 रोबोट्स, कौन लिखेगा? क्रॉलर इसको क्रॉल करेगा। तो इसका मतलब है उसके नज़दीक ये वाली फाइल मौजूद नहीं है, तो ये भी 404 का एरर जनरेट करने लगी हुई है। बेसिकली 404 का एरर काम करने के बाद, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी पीक सॉल्यूशन का ऑनलाइन एडमिशन का एक URL था, पोर्टल था, वहाँ जाकर स्टूडेंट्स अपना फॉर्म फिल करते हैं। अब क्या हुआ? 1 महीने के बाद, 2 महीनों के बाद एडमिशन क्लोज हो गए। अब एडमिशन नहीं हो रहे। अब कोई बंदा उनकी मेन वेबसाइट पर आता है और गेट एडमिशन पे क्लिक करता है, तो एडमिशन क्लोज हुए हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो एडमिशन वाली फाइल थी सर्वर के ऊपर, उसको डिलीट कर दिया सर्वर से, क्योंकि भाई अब तो उस पर जाना नहीं है ना, एडमिशन तो होना ही नहीं है। तो अब जब वो उस लिंक पे कोई बंदा क्लिक कर रहा है तो क्या आ रहा है? 404 का एरर जनरेट हो रहा है। इसका मतलब प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये हुई है कि उस हाइपर लिंक को डेड करना चाहिए था। एक्चुअली उस हाइपर लिंक को डेड करना चाहिए था, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, उस हाइपर लिंक को डेड नहीं करते तो एक नया पेज बना देते और उस पर लिखा हुआ था एडमिशन क्लोज्ड। जैसे ही कोई बंदा गेट एडमिशन पे क्लिक करता तो एक और पेज खुलता और उस पर क्या लिखा हुआ आ जाता? एडमिशन क्लोज्ड। तो उन्होंने क्या किया? डिलीट कर दी फाइल। तो इसका मतलब क्या हुआ? एरर जनरेट हो गया। अब आपको ये पता लग गया एरर बाद में कैसे जनरेट होंगे, कि पहले वो फाइलें मौजूद होंगी हाइपरलिंक्स की शक्ल में, बाद में या तो हाइपरलिंक्स का एड्रेस गलत हो जाएगा या फाइलें डिलीट हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर पहले क्या लिखा हुआ आ रहा था? admissions.html। बाद में क्या हुआ? उन्होंने उस फाइल का नाम रख लिया admissions2024.html, मगर जो सर्वर पर फाइल पड़ी हुई थी उसका क्या नाम था? admissions.html। अब कोई भी बंदा admission24.html पे क्लिक करेगा तो एडमिशन की फाइल तो नहीं खुलेगी। तो एक्चुअली क्या होना चाहिए था? दोनों साइडों पर चेंजेस होनी चाहिए थी। अगर उन्होंने URL में फाइल का नाम चेंज किया तो फिजिकली जहां पर फाइल पड़ी हुई थी वहां पर भी फाइल का नाम चेंज हो। तो ये रीजन है जिसकी वजह से 404 के एरर जनरेट होते हैं। अब हमें नहीं पता क्यों जनरेट हो रहे हैं, हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करने हैं। अब इसको हमने ठीक भी नहीं करना भाई, उसने 4 फाइलें उसकी खराब हो गई हैं तो ये तो डेवलपर से ठीक करवाएंगे ना हम जाकर। हम उसे कहेंगे भाई ये फाइलें आपकी नहीं खुल रही हैं, एरर जनरेट हो रहे हैं। तो हमें क्या काम करना है? सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए हमारे पास क्या है? देखिए मैंने पहले एक टर्म इस्तेमाल की है 404, अब दूसरी टर्म क्या आ गई? ब्रोकन लिंक्स। ठीक है, 404 से जो पेजेस आते हैं उनको हम बोलते हैं ब्रोकन लिंक्स। ठीक है, सो ब्रोकन लिंक चेक करने के लिए ये मैंने इस PDF फाइल के अंदर कुछ लिंक्स दिए हुए हैं। ब्रोकन लिंक चेकर, Ahref ब्रोकन लिंक चेकर और डेड लिंक चेकर, ये 3 टूल हैं जो कि फ्री टूल हैं। इनसे आप चेक कर सकते हो जब आपके पास किसी क्लाइंट की वेबसाइट आएगी। तो मैं इसका URL यहाँ पे टाइप करूंगा। इस वेबसाइट में जितने भी ब्रोकन लिंक्स होंगे खुद ही सामने आ जाएंगे हमारे। हम डेवलपर को बताएंगे कि भाई ये ब्रोकन लिंक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अगर ये ब्रोकन लिंक्स हैं तो ये जहां पर URLs बने हुए हैं इनको खत्म कर दो जी। इनमें से मैं किसी एक ब्रोकन लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। चलिए जरा नेट को कनेक्ट कर लेते हैं। कैसे चेक करना है जी ब्रोकन लिंक? वेबसाइट का नाम लिख दिया मैंने, कोई सा भी नाम लिख दिया भाई, आप जिसको भी टेस्ट करना चाहेंगे इस तरीके से चेक कर लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक SEO ऑडिट का फैक्टर है कि जब हमने किसी का SEO ऑडिट करना होगा तो हम ये देखेंगे कि वो ब्रोकन लिंक्स तो नहीं जनरेट हो रहे वहां से। तो कैसे? इन टूल्स की मदद से हम चेक करेंगे। वेबसाइट को लिखने का क्या तरीका है? जस्ट डोमेन, आपने सिर्फ वेबसाइट की डोमेन नेम लिखनी है। ठीक है, ये पूरा URL देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है जी। क्या कह रहा है? कितने आए हैं?
जी ये जरा देखें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है बेस्ट कमर्शियल बेकिंग क्या है, वेबसाइट क्या है, रेफरिंग पेज क्या है, ये कहता है इस पे लिख रहे हो, कहता है ये वाला जो पेज है ना ये भी जनरेट ठीक नहीं हो रहा, और ये वाला भी 404 एरर जनरेट कर रहा है, ये वाला भी 404 एरर जनरेट कर रहा है। इस पे क्लिक कर लें, आ गया एरर। इसको रिजॉल्व करना है, देखिए इस मैसेज को हमें रिजॉल्व करना है। जी समझ में आ गया सबको 404 एरर, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब आपके पास किसी वेबसाइट का प्रोजेक्ट आएगा तो आप उसके ऊपर ये वाला चेक भी परफॉर्म करोगे कि क्या उसके ये डेवलपर का टास्क नहीं है, ये आपका टास्क है, करवाना आपने उससे, मगर आइडेंटिफाई करना आपका, उसको नहीं पता कि 404 को आपने कैसे यूज़ करना है। और अगर इतने सारे पेजेस आपके 404 वाले होंगे तो उसकी एसईओ तो नहीं हो सकती ना, गूगल का क्राउलर तो उसको इग्नोर ही करेगा कि भाई ये तो 404 एरर आ रहा है। तो ये एक बहुत बैड फैक्टर होता है आपकी वेबसाइट के लिए। अच्छा उसके बाद तीसरी चीज़ क्या आ गई हमारे पास, रीडायरेक्ट्स। रीडायरेक्ट क्या है, इसको हम बोल रहे हैं फिजिकल रीडायरेक्ट। ये हमारे पास फिजिकल रीडायरेक्ट है। फिजिकल रीडायरेक्ट का क्या मतलब है कि भाई ये एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जा रहा है, मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ, मैं लिखता हूँ www.jio.tv, एंटर करूँ तो कोई और वेबसाइट खुल जाए, तो हम यही कहेंगे ना भाई ये वेबसाइट एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पे जा रही है। इसकी आजकल तो बहुत अच्छी एग्जांपल है twitter.com, है ना, ट्विटर लिखते हैं तो एक्स पे चले जाते हैं, उनका जो नया यूआरएल है, तो ये रीडायरेक्ट लगा हुआ है। सो हमारे पास दो तरह, समझ में आ गया रीडायरेक्ट क्या होता है, कि हम एक एड्रेस लिखेंगे तो वो दूसरे एड्रेस पर चला जाएगा, इसको हम बोल रहे हैं फिजिकल रीडायरेक्ट। इससे पहले हमने पढ़ा था कैनोनिकल, और हमने कहा था जी जो कैनोनिकल है ये वर्चुअल रीडायरेक्ट है, उसके लिए भी मैंने एक टर्म रीडायरेक्ट की इस्तेमाल की थी। उसे हम वर्चुअल रीडायरेक्ट क्यों बोल रहे थे, इसलिए बोल रहे थे कि हम ये कह रहे थे कि भाई ये फिजिकल रीडायरेक्ट नहीं है, ये वर्चुअल रीडायरेक्ट है, ये यूजर को नहीं भेजता, ये क्राउलर को भेजता है सिर्फ। यानी क्राउलर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, जब क्राउलर मूव कर रहा है तो वर्चुअल रीडायरेक्ट है, जब क्राउलर और विजिटर मूव कर रहा है तो फिजिकल रीडायरेक्ट है। ठीक है, ये कितने रीडायरेक्ट हैं जी हमारे पास। A redirect is a way to send both users and search engine to a different URL। यही बताया आपको, मैंने डिफाइन किया इसको। कहते हैं कितने रीडायरेक्ट्स हैं आपके पास, 301 और 302। 301 और 302। 301 का रीडायरेक्ट जो है वो हमारे पास परमानेंट रीडायरेक्ट है, और 302 का जो रीडायरेक्ट है वो टेम्परेरी रीडायरेक्ट है। इसका क्या मतलब है, मतलब एक रीडायरेक्ट हमारे पास परमानेंट है और एक रीडायरेक्ट हमारे पास टेम्परेरी रीडायरेक्ट है। मतलब एक में हम परमानेंट एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करेंगे और एक पे टेम्परेरी मूव करेंगे। मिसाल, इसकी मिसाल क्या है, इसकी मिसाल ये है कि भाई हम लोग पहले ऊपर क्लासेस ले रहे थे, तो उन्होंने हमें कहा कि भाई अब आज के बाद आपकी क्लासेस नीचे हुआ करेंगी, तो हम लोग यहाँ आ गए, अब सबको पता लग गया कि भाई यहीं पे क्लासेस चल रही हैं आपको। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा आए पहले ऊपर जाए फिर नीचे आए, ऐसा तो नहीं होता, हर बंदा इसी क्लासरूम में आ जाता है। एक तरीका ये था कि जिस दिन उन्होंने यहाँ पे स्विच किया उस दिन उन्होंने कहा भाई आज आप नीचे क्लास ले लें, तो आज उस दिन उससे अगली क्लास जो हमने नीचे ली थी उसके बाद आप फिर ऊपर चले गए, इसलिए कि वो उन्होंने आपको सिर्फ एक दिन के लिए कहा। तो ये दो तरह के रीडायरेक्ट्स हो गए, एक फिजिकल हुआ और एक टेम्परेरी हुआ। अब जरा वेबसाइट के हवाले से क्या है ये 301 रीडायरेक्ट कब लगता है और 302 रीडायरेक्ट कब लगता है, जब आप परमानेंटली एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पे मूव कर जाएं तो वहां पर हम लगाते हैं 301, और जब आपने टेम्परेरी तौर पर एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पे मूव करना हो तो फिर लगेगा 302। आमतौर पर हमें 302 की जरूरत बहुत कम पड़ती है, 301 की ही जरूरत है। और 301 का रीडायरेक्ट भी अगर आपको किसी ने देखी हो तो आपने देखा होगा कि एसईओ चेकर में रीडायरेक्ट का ऑप्शन भी आ रहा होता है कि रीडायरेक्टर अप्लाइड। तो जैसे कैनोनिकल हमें अप्लाई करना होता है, इसी तरह का हमें रीडायरेक्ट भी अप्लाई करना होता है, ये भी एसईओ का एक फैक्टर है। अब एक चीज क्या है, एक चीज तो ये है कि एक वेबसाइट पहले एक यूआरएल पे थी, अब दूसरे यूआरएल पे आ गई तो हमने उसको रीडायरेक्ट लगा दिया, तो सिंपल सी बात है। एक रीडायरेक्ट ये है कि जो प्रीवियस क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था HTTP,
और HTTPS। मैंने क्या कहा था कि जब हम लोगों ने वेबसाइट ली तो हमारी वेबसाइट किस पर थी? HTTP पर थी। भाई 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद हमने कहा भाई इसको सिक्योर कर लो, तो हमने क्या किया? SSL परचेज की। तो फिर हम उसको किस पे ले गए? HTTPS पर ले गए। अब देखा जाए तो हमारी वेबसाइट के 2 URL हो गए, एक पहला URL और एक दूसरा URL। अब हम ये चाह रहे हैं कि कोई बंदा चाहे पहला URL लिखे या दूसरा URL लिखे, जाए कहाँ पर? HTTPS के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिडायरेक्ट करेंगे ना। जैसे ट्विटर ने twitter.com को x.com पे रिडायरेक्ट किया, HTTP abc.com को हम किस पे करेंगे? HTTPS.abc.com के ऊपर रिडायरेक्ट करेंगे। सो ये वाला कौन सा रिडायरेक्ट है? परमानेंट रिडायरेक्ट है। ये वाला कौन सा रिडायरेक्ट है? परमानेंट रिडायरेक्ट है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर एक बंदे ने आज से 1 साल पहले वेबसाइट ली और उसके पास क्या था? HTTP था। 6 महीने के बाद, साल बाद उसे लगा कि भाई ये तो सिक्योर नहीं है, तो मुझे SSL भी परचेज करनी चाहिए। तो उन्होंने SSL परचेज की। अब उसने क्या करना है? उसको HTTP से HTTPS के ऊपर लेकर जाना है। इसका मतलब हुआ इसके लिए हमें कुछ चेंजेस भी करनी पड़ेंगी। लेकिन 1 साल पहले उसने SEO भी करवाई थी। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई जब हम HTTP से HTTPS पर जा रहे हैं तो क्या SEO का स्कोर साथ मूव करेगा कि नहीं मूव करेगा? भाई SEO तो आपने कराई थी HTTP वाली साइट पर, अब आप किस पर चले गए? HTTPS पर। तो जब आप परमानेंट रीडायरेक्ट यूज करते हो तो आपका SEO जो है वो साथ मूव कर जाता है। यानी इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। SSL ले लिया, HTTP से HTTPS पर गए तो कोई नुकसान नहीं हुआ। आपकी SEO एग्जैक्टली वैसे ही मौजूद है जैसे ये पुरानी वेबसाइट पर मौजूद थी। मगर जो हमारे पास दूसरे वाला है 302 है, उसके साथ SEO का स्कोर मूव नहीं करता। SEO का स्कोर मूव करता है 301 के साथ। 301 क्या है? परमानेंट है। 302 क्या है? टेम्पररी है। जी सर, ये लिखा हुआ गया जी यहाँ पर भी कि 90 से लेकर 99 पॉइंट लिंक इक्विटी रैंकिंग पावर, मतलब SEO जो है वो साथ में मूव कर जाएगी इसके अंदर। अब ये सब कुछ अप्लाई कहाँ से होगा? ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। ये वाला काम भी हमें अप्लाई करने के लिए cPanel में ही जाना है। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में शायद वो सर्च कंसोल पढ़ा था, तो जब हम उसके लिए काम कर रहे थे तो सारा काम हमें cPanel में ही करना पड़ रहा था। काम भी हमें cPanel में ही करना है। कहाँ पे करते हैं ये भी आपको मैंने दूसरा लगाया, तो वो जैसे ही चलता है ना मैं आपको बताता हूँ। ये दूसरे नंबर पर क्या आ गया जी हमारे पास? 302 रीडायरेक्ट। तो ये कब इस्तेमाल करते हैं? इसे हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई चीज़ हमने सिर्फ देखनी हो या कुछ देर के लिए हमने लगाना हो, कोई वेबसाइट पे मेंटेनेंस चल रही हो, तो उस वक्त हम उसको रीडायरेक्ट कर रहे हो। जैसे हम कहीं भी ऊपर क्लासरूम में पेंट हो रहा है तो उन्होंने कभी आज क्लास यहाँ पे नहीं होगी लेकिन अगले दिन वहाँ पे हो जाएगी, तो कोई मेंटेनेंस चल रही होगी तो हम तब भी लगा सकते हैं। लेकिन फर्क क्या है दोनों में? एक में SEO का स्कोर मूव करता है और एक में SEO का स्कोर मूव नहीं करता। जब एक में SEO का स्कोर मूव नहीं कर रहा तो फिर कई लोग ये कहते हैं कि भाई एक दिन के लिए तो मूव करनी है, हाँ, तो 302 की बजाय 301 ही लगा लेते हैं। तो ये गूगल की पॉलिसी के अगेंस्ट कर रहे हैं। गूगल कह रहा था कि आपने परमानेंट कब लगाना है? जब आपने परमानेंटली एक से दूसरे पर जाना है, वापस नहीं आना। लेकिन हमने क्या कहा? हमने कहा भाई 302 लगाएंगे तो SEO इफेक्ट होगी। हो सकता है 6 दिन 7 दिन हम करें ना, और इन्हीं दिनों में क्राउलर 2 दफा आ जाए हमारी वेबसाइट पर और वो फिर हमारी रैंकिंग को नीचे ले जाए। तो हमने कहा भाई इसके लिए हम यूँ करते हैं कि हम 301 ही लगा लेते हैं। लेकिन जैसे ही गूगल ये डिटेक्ट करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट तो 302 थी, यानी इसका कैसे डिटेक्ट करेगा? वो ऐसे डिटेक्ट करेगा कि भाई कभी आप इस एड्रेस पर आ रहे हो, कभी आप उस एड्रेस पर जा रहे हो, तो इसका मतलब आप बार बार अपने URLs को चेंज कर रहे हो, तो गूगल आपको पेनल्टी करेगा। यानी ये स्ट्रेटजी आएगी ब्लैक हैट में, मतलब ये ब्लैक हैट की स्ट्रेटजी में कन्वर्ट हो जाएगी और गूगल आपको पेनल्टी करेगा इस काम के लिए। लेकिन कब करेगा? जब उसको पता लग जाएगा। इसलिए हमें 302 सिर्फ उसी वक्त 301 उसी वक्त लगाना चाहिए जब हमने उसको चेंज ना करना हो। जब परमानेंट होगा तो 301 लगाएंगे। जब आप 301 लगाएं और बार बार कभी लगाएं कभी उतारें,
तो इसका मतलब होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट 301 नहीं थी, आपकी रिक्वायरमेंट तो 302 थी, लेकिन आपने गूगल से बचने के लिए कि हमारी रैंकिंग अफेक्ट ना करे, आपने 302 की बजाय 301 लगा लिया। ठीक है, जी ये सब काम कैसे होना है ये जरा देख लीजिएगा। यहाँ पर आते हैं, जरा देखिएगा, यहाँ पर डोमेन में आ गए हम, डोमेन की कैटेगरी में आए हैं, यहाँ पर रीडायरेक्ट लिखा हुआ है, जी आ गया, यहाँ पर शो भी हो रहे हैं रीडायरेक्ट। यहाँ से आकर हम बताएंगे कि हमें कौन से वाला रीडायरेक्ट चाहिए, हमें 301 वाला रीडायरेक्ट चाहिए कि 302 वाला रीडायरेक्ट चाहिए। सो हम यहाँ से रीडायरेक्ट को चूज करते हैं। देखिए दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर हमने ये वाला लगाना होगा, उसके बाद क्या पूछता है किस पे लगाना है आपने, तो यहाँ से हम उस वेबसाइट को चूज करेंगे और फिर यहाँ पर आकर हम लगा लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने अभी HTTP से HTTPS पे स्विच किया, तो हम यहाँ पर आकर लगा देंगे। चलो अभी जो भी आ गई है फिलहाल, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ डिफरेंट URL दे दिया, अप्लाई नहीं करना मैंने, तो आपको समझाने के लिए दिया है। अब आगे क्या लिखा हुआ आ गया है, ओनली रीडायरेक्ट विद www, redirect with or without www, do not redirect with www और वाइल्ड कार्ड्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मैंने इसे ऑन किया और इधर ये वाली ऑप्शन ऑन रहने दी, सेकंड वाली। इसका मतलब है कि भाई जिस तरीके से मर्जी मैं URL लिखूं, चाहे www के साथ लिखूं, चाहे www के बगैर लिखूं, चाहे सिर्फ अपनी डोमेन का नाम ही लिख दूं, .com भी ना लगाऊं, तो वो मेरी वेबसाइट को रिडायरेक्ट कर देगा। सो ये रिडायरेक्ट करने का तरीका है। और उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रीडायरेक्ट भी लग गया। आपको SEO के पॉइंट से क्या रीडायरेक्ट लगाना है, आपको SEO के पॉइंट से, बेशक आपकी वेबसाइट HTTPS है, तो किसी भी वक्त आपकी वेबसाइट HTTP थी, तो आपको एक रीडायरेक्ट यहाँ पे क्या लगाना है कि यहाँ से वेबसाइट को चूज करना है और नीचे से आपने दोबारा से HTTPS, दोबारा से वेबसाइट का वही URL ऐड कर देंगे। तो जब आप SEO चेकर में जाओगे तो वो कहेगा रीडायरेक्ट अप्लाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक और SEO का फैक्टर आपका पूरा हो गया। और ये जो रीडायरेक्ट है और ये जो 404 अभी आपने पढ़ा, ये दोनों ही टेक्निकल SEO के फैक्टर्स हैं। रीडायरेक्ट भी टेक्निकल SEO का फैक्टर है। और आपने देखा ये सारा टास्क मैंने कहाँ पे किया है, cPanel लेवल के ऊपर ये टास्क किया। चलें अब आ जाते हैं वापस। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये वाला टॉपिक भी कवर करते हैं। स्कीमा, ये भी हमारे पास टेक्निकल SEO का फैक्टर है। व्हाट इज स्कीमा, स्कीमा क्या चीज है, पहले हम ये समझ लेते हैं स्कीमा है क्या। और अब ये देख रहे हैं कि हम गूगल से बाहर निकल रहे हैं, हम किसी और वेबसाइट पे जा रहे हैं। हाँ, इस वेबसाइट का नाम है schema.org। इसका मतलब ये ऑन साइट SEO का फैक्टर नहीं है, ये भी टेक्निकल SEO का फैक्टर है। क्यों लगाते हैं ये भी, जी जी 302 हम उस वक्त लगाएंगे जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी वेबसाइट की मेंटेनेंस कर रहे हैं, कोई चीज़ अपग्रेड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमने अपनी वेबसाइट को किसी और URL पर भेज दिया और उसमें नई चीज़ें ऐड करने लगे हुए हैं। जब ऐड हो जाएंगी तो उसको चला लेंगे, यानी थोड़ी देर के लिए। जब आप थोड़ी देर के लिए URL चेंज करना चाहते हैं तो उस वक्त हम 302 लगाते हैं। जब आपको परमानेंटली चेंज करना है, मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं भाई पीक सॉल्यूशंस वालों ने अपना वेबसाइट का डोमेन चेंज करनी है, पीक सॉल्यूशंस की बजाय उन्होंने नई डोमेन लेनी है peak.com। अब वो ये चाह रहे हैं कि पीक सॉल्यूशंस नहीं, peak.com के नाम से हमारे पास डोमेन हो और जो हमारी पुरानी डोमेन हो वो भी पीक सॉल्यूशंस कोई बंदा लिखे तो कहाँ स्विच कर जाए, peak.com के ऊपर। तो ये परमानेंट रिडायरेक्ट हो गया। टेम्पररी रिडायरेक्ट ये है कि भाई कुछ देर के लिए आपको करना है। कब करते हैं, मेंटेनेंस करने के लिए या A/B टेस्टिंग करने के लिए। यानी हम क्या करना चाह रहे हैं, हम एक से ज़्यादा वर्जन अपनी वेबसाइट के बनाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि भाई पहला वर्जन अच्छा है कि लाइव करके, दोनों चीज़। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं 1 घंटा पहले एक लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ और 1 घंटे के बाद फिर वही वाला लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ और उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि इन दोनों में से अच्छा लेक्चर कौन सा है, उसको मैं अपलोड कर देता हूँ। सो इट इज़ कॉल्ड A/B टेस्टिंग। मैं कि इस प्रोसेस को हम बोलते हैं A/B टेस्टिंग। ठीक है, हो गया क्लियर पॉइंट। अच्छा अब आगे क्या आ गया हमारे पास, स्कीमा।
स्कीमा जो स्टैंडर्ड है ये गूगल का स्टैंडर्ड नहीं है, ये एक और वेबसाइट है, ये उसका स्टैंडर्ड है, मगर गूगल इसको रिकमेंड करता है। और गूगल ये कहता है कि ऐसी वेबसाइट्स जिन पे स्कीमा लगा होता है वो टॉप 3 में मौजूद होती हैं, और जो वेबसाइट्स टॉप 3 में नहीं होती उनमें कॉमन चीज़ ये होती है कि उन पर स्कीमा नहीं लगा होता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपनी वेबसाइट पे स्कीमा अप्लाई करोगे तो आपके रैंक होने के चांसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये मैंने एक आपको रिसर्च बताई है कि ऐसी वेबसाइट्स जो टॉप 3 पे आए तो उन पे स्कीमा ज़रूर लगा होता है, और जो टॉप 3 पे नहीं होती उनमें ये कॉमन होता है कि उनमें स्कीमा नहीं लगा होता। अच्छा, अब स्कीमा क्या चीज़ है? स्कीमा हम अगर इन शॉर्ट देखें तो स्कीमा इज़ अ माइक्रो डाटा। वैसे अगर हम देखें तो हमारी वेबसाइट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो माइक्रो डाटा में आती हैं। मिसाल के तौर पर टाइटल, मिसाल के तौर पर मेटा डिस्क्रिप्शन। भाई मेटा डिस्क्रिप्शन में हम क्या कहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि पूरी की पूरी वेबसाइट को ही मेटा डिस्क्रिप्शन में कवर कर लें, पूरा उसको समराइज कर देते हैं 160 कैरेक्टर्स में। सो ये जो स्कीमा है ये भी माइक्रो डाटा है, मगर ये माइक्रो डाटा किसके लिए है? ये माइक्रो डाटा है क्राउलर के लिए। गूगल चाह रहा है कि भाई आपकी जो वेबसाइट है उसकी सारी इंफॉर्मेशन क्राउलर के पास आ जाए। अभी तक जो हमारी वेबसाइट है, जब कोई बंदा हमारी वेबसाइट को रीड करता है तो जो विजिटर है उसके पास सारी इंफॉर्मेशन आती है, लेकिन अगर वो सारी इंफॉर्मेशन क्राउलर के पास आ जाएगी तो आपका क्या ख्याल है, ये अच्छी बात है कि नहीं अच्छी बात? अब मैं वेबसाइट की इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन ऑफिस में जो बंदा बैठा हुआ है, 2 बंदे बैठे हुए हैं, एक बंदा बैठा हुआ है 2 साल पहले से इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक बंदे ने अभी कल ही ज्वाइनिंग किया। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बंदे के पास जब क्यूरी आएगी डिजिटल मार्केटिंग की तो अच्छे तरीके से बताएगा, सब कुछ बता देगा, लेकिन जो नया बंदा होगा वो अभी नहीं बता पाएगा। क्राउलर भी तो यही कह रहा है ना, क्राउलर भी तो लोगों को आपकी वेबसाइट के मुतालिक बता रहा है कि भाई ये वेबसाइट किस चीज़ के मुतालिक है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन क्राउलर को दे देते हैं कि भाई ये वेबसाइट किसके मुतालिक है। ये एक एजुकेशनल वेबसाइट है, भाई ये इनका फिजिकल एड्रेस है, ये इनका मोबाइल नंबर है, ये इनका एड्रेस है, ये इनके सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, ये इनकी पर्पज़ है वेबसाइट का। अब क्राउलर को पता लग गया, इसका मतलब क्या हुआ, कोई क्यूरी आती है गूगल के ऊपर, अब क्राउलर के पास सारा डाटा मौजूद है उन वेबसाइट्स का जिस पे स्कीमा लगा हुआ है, यानी पूरी समरी मौजूद है उसकी। अब कोई भी बंदा कुछ सर्च करता है तो क्राउलर इजीली हमारी वेबसाइट को ज़्यादा जल्दी रिकमेंड कर देगा किसी दूसरे की निस्बत। सो इट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्कीमा। जी, समझ में आया सबको पर्पस? टेक्निकल एसईओ, मैंने कहा ये भी टेक्निकल एसईओ है। एसईओ चेकर में स्कीमा नहीं आ रहा होगा कहीं पर भी, मैं कहा एसईओ चेकर लगाओगे तो वहाँ पर भी स्कीमा नज़र नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें हमें खुद से, कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये हमें खुद से, ये भी एसईओ ऑडिट है। मतलब मैं जब एसईओ ऑडिट करूँगा तो मैं ये भी देखूंगा कि इस वेबसाइट पे स्कीमा है कि नहीं है। कैसे कि देखूंगा, ये भी करते हैं, लेकिन ये चेक करना है हमने कि इस पर स्कीमा है कि नहीं है। अब ये देख रहे हैं कुछ वेबसाइट आ रही हैं जैसे गूगल पर, आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है। ये इसलिए आ रही है कि इनके स्कीमास बने हुए हैं, तो गूगल ये सारी इंफॉर्मेशन साथ शो करने लगा। अगर इनके स्कीमास ना बने होते हैं तो ये इतनी सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो ना हो रही होती। ये ऐड नहीं है, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में दिखा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो हमने कर लिया ना कि व्हाई स्कीमा इज इंपॉर्टेंट, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, डज स्कीमा हेल्प एसईओ, ये भी एक्सप्लेन कर दिया। हाउ डज स्कीमा अफेक्ट एसईओ, स्कीमा वैलिडेटर। अब ये आ गया कि अब हमने यहाँ पर आकर ये चेक करना है कि भाई क्या स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। पहले मरले में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, दूसरे मरले में लगाना है। यानी पहले हमने देखना है कि स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। सबको समझ में आ गया स्कीमा क्या चीज है? validated.schema.org, यानी मेरे पास एक वेबसाइट आई है एसईओ के लिए। जी,
जी, यानी अब हमने ये देखना है कि स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। सो इस वेबसाइट पर जाने, क्या था जी, फिर वहीं से चले जाते हैं कि इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आगे ये आप भी घर बैठ के टेस्ट कर सकते हैं अभी किस वेबसाइट पे स्कीमा है और किस वेबसाइट पे स्कीमा नहीं है। यहाँ पर आकर आपने वेबसाइट का नाम दे देना है। जी, आगे यहाँ पर इसे पेस्ट कीजिए और रन टेस्ट। इसकी दो विंडोज आ रही हैं, दो सेक्शन बने हुए। एक साइड पे कोड नजर आएगा आपको जी। इसका क्या मतलब है, समझ में आ रहा है इसका मतलब आपको? क्या मतलब समझ में आ रहा है? मतलब क्या समझ में आ रहा है इसे देखें। स्कीमा लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, डिटेक्टेड का मैसेज आ गया ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस पे स्कीमा। अच्छा, अब जरा इधर आते हैं, रन न्यू टेस्ट। यहां पर ना एक और वेबसाइट लिखता हूं। प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट डॉट DC किचन डॉट ORG। पहले पे शायद नहीं था लगा हुआ, हाँ पहली वाली पे जरा दोबारा, उस DC किचन पे नहीं लगा हुआ था। ये जो मैं अक्सर वेबसाइट खोलता हूँ, आप देख रहे हैं ना, ये वाली, ये राइट साइड पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। और ये लेफ्ट साइड पर आकर देखेंगे तो यहाँ पर स्कीमा का कोड भी हमें नज़र आ रहा होगा। यहाँ से शुरू हो रहा है लाइन नंबर 13 से, https:/schema.org। तो ये बता रहा है कि भाई इसके ऊपर स्कीमा अप्लाइड है, ठीक है। वो मुझे लगता है उन्होंने वेबसाइट चेंज की है, तो इसलिए उसका स्कीमा जो है ना इस वक्त अप्लाइड शो नहीं हो रहा। तो यहाँ से हम इस तरह चेक करेंगे, यानी ये SEO ऑडिट का ये वाला ऑडिट भी करेंगे कि क्या स्कीमा लगा हुआ है कि स्कीमा नहीं लगा हुआ। चलिए काम करते हैं, कीप्स एकेडमी को देखते हैं। इसे कॉपी कीजिए और यहाँ पर आए, कैसे चेक कैसे होने, रन न्यू टेस्ट, और यहाँ पे आकर आप इसको पेस्ट करेंगे। एरर आया, ये स्कीमा का एरर नहीं आया, ये रन करने का एरर आया हमें, हाँ। जी, क्या कहते हैं, नो आइटम डिटेक्टेड। इसका क्या मतलब हुआ कि स्कीमा नहीं लगा हुआ। सो ये हम एक SEO ऑडिट करते हैं कि स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, और लगाना कैसे है अब हम इसकी बात करते हैं। स्लाइड में वापस है, इसमें मैंने दोनों चीज़ें रखी हुई हैं। हाउ टू क्रिएट स्कीमा, इस वेबसाइट पे क्लिक कीजिए, इसे अलाउ कीजिए। जी, नीचे आ जाते हैं, विच स्कीमा वुड यू लाइक टू क्रिएट। यहां आकर अब हम स्कीमा क्रिएट करने लगे हैं। इधर से हम लोग स्कीमा बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है कि भाई आपकी वेबसाइट किस तरह की है वो बताओ। सो मैं इस पर आया तो कितनी सारी लिस्ट आ गई है,
आपने इस लिस्ट में से चूज करनी है अपनी वेबसाइट की कैटेगरी, कि आपकी वेबसाइट किस कैटेगरी की है। मिसाल के तौर पर FAQ पेज है, हाउ टू टाइप की वेबसाइट है, जॉब पोस्टिंग वेबसाइट है, लोकल बिजनेस है। भाई ये जो पीक सोल्यूशन है ये लोकल बिजनेस में भी आ सकता है। वो जो दस्तगीर इंजीनियरिंग की वेबसाइट खोलता हूँ वो भी लोकल बिजनेस में आ सकता है, ठीक है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन है, सेम ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में भी आ सकती है ये, ठीक है। पर्सन है, किसी का अपना पोर्टफोलियो बना हुआ है तो वो किस में आएगा, पर्सन में आ सकता है। प्रोडक्ट है, कोई बंदा ऑनलाइन सेलिंग करने लगा हुआ है तो वो किस कैटेगरी में आ सकती है, प्रोडक्ट की कैटेगरी में आ सकती है। अच्छा, एक गूगल की अपडेट भी है नई, वो क्या है, यहाँ पर ये दो स्कीमास को देखो, एक पे लिखा हुआ आ रहा है FAQ और एक पे लिखा हुआ आ रहा है हाउ टू। सो अब कई लोग क्या करते थे, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है रैंक करवाने का। सो कई लोग ये करते थे कि भाई FAQ और हाउ टू के स्कीमास बना लेते हैं अपनी वेबसाइट पर, क्योंकि ये रैंकिंग फैक्टर है। सो गूगल ने इसको नवंबर 23 में डिटेक्ट किया कि भाई वो लोग भी ये वाले पेजेस बनाने लगे हुए हैं जिनकी रेलिवेंसी नहीं है। सो गूगल ने हाउ टू को और FAQ को स्टॉप कर दिया स्कीमा में, कि भाई ये वाले स्कीमास अब आम लोग यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि ये वाले स्कीमा सिर्फ अब वो इस्तेमाल करेंगे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं या हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके ऊपर मैं ये स्कीमास अलाउ करूंगा, यानी रैंक करवाऊंगा। बाकियों के ऊपर मैं इन स्कीमास को रैंक नहीं कराऊंगा। ये गूगल की अपडेट थी नवंबर 23 में। बाकी के स्कीमास अभी भी काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ी थी, याद है ना, उसके अंदर सोशल प्रोफाइल्स की ऑप्शन आ गई है। ये सोशल प्रोफाइल की ऑप्शन अभी कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, नई ऑप्शन है। पहले तो ये ऑप्शन ही नहीं होती थी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे। यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल में हम सिर्फ अपना बिजनेस डिफाइन करते थे, अपना फेसबुक नहीं बता सकते थे, अपना ट्विटर नहीं बता सकते थे, बाकी के सोशल प्रोफाइल्स ऐड नहीं किए जा सकते थे। मगर अब किए जा सकते हैं। तो जब नहीं किए जा सकते थे तो इस जगह पर आकर हम लिंक करते थे अपनी वेबसाइट के साथ अपनी सोशल प्रोफाइल्स को। पहले सोशल प्रोफाइल्स गूगल बिजनेस प्रोफाइल से लिंकअप नहीं होते थे, ये अभी लिंकअप होना शुरू हुए हैं। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये कुछ मंथ्स की बात है। उससे पहले सोशल प्रोफाइल्स नहीं। अगर आप 23 का मेरा कोई गूगल बिजनेस प्रोफाइल का लेक्चर देखोगे जिसमें मैं उसकी सारी सेटिंग्स दिखा रहा हूँ तो वहाँ पर सोशल प्रोफाइल नहीं होगी। सोशल प्रोफाइल अभी लेटेस्ट फैसिलिटी दी है कि भाई वहाँ पर भी आप अपने सोशल लिंक्स ऐड कर लो। उससे पहले हम अपनी वेबसाइट के साथ सोशल लिंक्स कैसे ऐड करते थे, स्कीमा से, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल करके आपको एक स्कीमा बना कर देता हूँ जी। हमने कहा भाई यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है वो किस तरह की है। हमने कहा भाई लोकल बिजनेस। उसके बाद उसने क्या पूछा, आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, बिजनेस का नाम क्या है। मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं भाई ये है स्टार्स अकेडमी, ठीक है। उसके बाद इमेज URL, इसका क्या मतलब है, कह रहा है इसके जो इमेजेस हैं वो कहाँ पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसकी ये वेबसाइट है, आपको पता है ना इमेजेस कहाँ पड़े होते हैं, मेरा ख्याल है सबको पता है। आप लोग पब्लिक HTML में जाते हैं, उसके अंदर इमेजेस के अंदर ही इमेजेस पड़े होते हैं। तो हमने मेन URL के अंदर आगे इमेजेस का लिंक दे दिया। उसके बाद ये क्या आ गया, URL वेबसाइट का। यहाँ पर ये वाला URL भी दे दे, इसमें से इमेजेस में हटा देता हूँ। राइट साइड पर देखें कोडिंग होती जा रही है। अब वहाँ पर जो चेंजेस कर रहे हैं यहाँ पर वो चीज़ कोड होती जा रही है, ठीक है, ऑटोमेटिक कोडिंग हो रही है इसकी। उसके बाद फोन नंबर दे देते हैं हम। चलिए जो भी मैंने नंबर टाइप कर दिया। उसके बाद प्राइस रेंज। अब ये सारी इंफॉर्मेशन देखें जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, ये किसको दे रहा हूँ, क्राउलर को दे रहा हूँ। यहाँ पर जो भी डाटा मैं इनपुट कर रहा हूँ वो क्राउलर के लिए कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब हमारी वेबसाइट क्राउल होगी ये सारा डाटा क्राउलर के पास आता जाएगा। तो जब कोई भी बंदा क्यूरी करेगा तो क्राउलर के पास इतना सारा मेरी वेबसाइट का डाटा होगा, तो वो यहाँ से देख लेगा मुझे कौन सी वेबसाइट दिखानी है। जिसका स्कीमा नहीं बना होगा इसका मतलब क्या होगा कि उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन क्राउलर के पास नहीं होगी। प्राइस रेंज, एड्रेस, सिटी, ये सब मेंशन कर देंगे हम, ठीक है। कंट्री कोड, रीजन कोड, सबको बताना भाई यहाँ पर 92 लिख दो, यहाँ पर 42 लिख दो। और इंपॉर्टेंट ऑप्शन अगली क्या आ गई, प्रोफाइल्स। जी मैंने क्या कहा था, प्रोफाइल्स यहाँ पर ऐड होती थी पहले। फेसबुक
अपने फेसबुक पेज का यूआरएल, अपने इंस्टाग्राम का यूआरएल, अपने यूट्यूब चैनल का यूआरएल, अपने लिंक्डइन का यूआरएल, अपने टिकटॉक का यूआरएल, जो आपके पेजेस हैं वो सब वहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दें। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं, बल्कि यहाँ पर मेरा ख्याल है कि ये मैं आपको बता दूं ये कैसे आ रहा है। ऐसे ये किसका यूआरएल आ गया है? यूट्यूब चैनल का यूआरएल। तो वहां पर जाकर मैं इसको ऐड कर लेता हूं। एक हो गया। इस तरह मेरे जितने भी यूआरएल्स होंगे, इसी तरह अगर मुझे अपने पेज का यूआरएल ऐड करना होगा तो ये मैंने पेज का यूआरएल कॉपी किया, यानी अपना फेसबुक पेज खोला, उसका यूआरएल कॉपी किया और यहां पर आकर ये वाला यूआरएल भी दे दिया। इस तरह मैं मल्टीपल प्रोफाइल्स बना रहा हूँ और इधर देखते जाइएगा, इधर आपका सब कुछ क्रिएट हो रहा होगा। हो रहा है? ये देखिए कोड क्या आ रहा है, सेम एज ऊपर यूट्यूब आ गया, उसके बाद मैं और भी जितने भी बनाता जाऊंगा ये सारे कोड बन जाएंगे। जब आपको लगेगा भाई ये सब कुछ क्रिएट हो गया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। ये कॉपी का ऑप्शन आ गया। आगे क्या करना है बोला? आगे से आप बताएं क्या करना है। इसको अपनी जो हमारी मेन होम पेज वाली फाइल है, इंडेक्स वाली फाइल है, उसके हेड पोर्शन में जाकर पेस्ट कर दें। तो स्कीमा अप्लाइड हो गया। ठीक है, इसे मैंने किया कॉपी। फॉर एग्जांपल ये मेरी इंडेक्स की फाइल है, ये देखिए यहां पर आ गया हूं मैं। ये हेड पोर्शन है भाई, जहां मर्जी जो भी चीजें हेड पोर्शन में चीजें इनपुट करने का कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन टाइटल को अगर शुरू में रख लें तो हमारी सहूलत है। डिस्क्रिप्शन अगर उसके बाद बता लेंगे तो सहूलत है, हमें रीड करने में आसानी होगी। मगर देयर इज नो सीक्वेंस कि भाई हेड में कौन सी चीज ऊपर आनी है और कौन सी चीज नीचे आनी है। हेड पोर्शन है, हेड पोर्शन में चीज आनी चाहिए बस। ठीक है, कोई सीक्वेंस नहीं है। यानी मैं हेड में आ गया हूं और यहां आकर मैंने इसको स्कीमा लग गया। इट इज द प्रोसीजर। अब जब मैं इंडेक्स की फाइल को अपलोड करूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, स्कीमा भी अपलोड हो जाएगा। स्कीमा का टेस्टर एसईओ चेकर नहीं है। ठीक है, स्कीमा को चेक करने के लिए मैंने स्कीमा की वेबसाइट पे जाकर टेस्ट करना है कि इसमें स्कीमा लगा हुआ है। अगर इसको लिखने से पहले मैं चेक करता ऑनलाइन करके तो कहता स्कीमा नहीं है। अब मैंने लगा लिया है, अब वो मुझे कहेगा कि इसका स्कीमा मौजूद है। ठीक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह एक टेक्निकल एसईओ का लेक्चर लेंगे और कुछ थोड़ा सा लिंक बिल्डिंग के ऊपर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोडिंग को कंप्लीट करें। और एक लेसन वर्डप्रेस का लेंगे कि वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर हमने कैसे एसईओ करनी है। ठीक है, होपफुली अपकमिंग 2 लेसन्स में हम इसे कंप्लीट करेंगे।